गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 4 पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है सांद्रता। सांद्रता जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है सांद्रता के, यानी कि सांद्रता ज्यादा होगी अभिकारकों की, क्रियाकारकों की समझ लीजिए। तो क्रियाकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा, और सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई अभिक्रिया है A+2B, B के 2 अणु हैं, एक अणु है और उत्पाद बना रहे हैं, ये उत्पाद बनाते हैं, तो इसका जो वेग निर्धारक होगा वो ऐसे होगा, वेग बराबर के सांद्रता के समानुपाती होता ना, यानी कि समानुपाती सांद्रता, ऐसे होगा ये समानुपाती सांद्रता। सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाओ पहले। तो वेग बराबर के एक स्थिरांक है और सांद्रता को हम लिख देंगे एक ही सांद्रता। ये ब्रैकेट जो है सांद्रता को प्रदर्शित करता है। एक अणु है, 1 मोल पावर में 1 लगेगा, और बी की सांद्रता, बी की पावर 2 अणु है, इसलिए पावर 2 लग जाएगा। तो ये तो प्रायोगिक है, प्रायोगिक वेग समीकरण हुआ। अवकलन वेग समीकरण ये हो जाएगा -d, क्योंकि रिएक्टेंट है, मतलब क्रियाकारक है, R/dt। तो इजिकल टू के A⁴ B⁴ यहां पे जो k है वो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है k। वेग स्थिरांक भी बोल सकते हो इसको, दर स्थिरांक भी कहा जा सकता है इसको। आगे बात समझ में। तो अब अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस समीकरण के अनुसार उनको रख सकते हैं अपन, अवकलन वेग समीकरण निकाल सकते हैं। और k की जो कोटि है, ये जो k है, इसकी जो इकाई है, ये इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करती है। अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी हमारा टॉपिक है प्रभावित करने वाले कारक। तो ये अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करती है। आगे बात समझे। अब देखिए, दूसरा अगर फैक्टर की बात करें, दूसरा जो कारक है उत्प्रेरक, नंबर 2 उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। अर्थात कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर। तो जो पॉजिटिव उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक, वो अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जो नेगेटिव उत्प्रेरक ऋणात्मक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो वेग को प्रभावित कर ही रहे हैं उत्प्रेरक। नंबर 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अभिकारक जो हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है कि नहीं, टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण से अणु आपस में टकराकर और क्रिया करके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग के। अभिक्रिया का वेग समानुपाती पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है।
कारक नंबर 4, तापमान। तापमान भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। देखिए, ताप बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर यानी रेट भी बढ़ेगी, वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, वेग जो है दुगना या तिगुना हो सकता है अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें। तो किसी अभिक्रिया का अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग जो है दुगना या 3 गुना हो सकता है, 3 गुना भी, तिगुना भी हो सकता है। ठीक है, तो T0C सेल्सियस है, C का मतलब, तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो होगा वो होगा kT। और अगर T टेम्परेचर 10 डिग्री अपन ने बढ़ा दिया तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग होगा kT प्लस 10। तो ताप गुणांक हो जाएगा kT प्लस 10 अपॉन kT। कितना गुना? 3 या 2 या 3 गुना बढ़ गया, ताप गुणांक हो गया ये। ठीक है, लगभग बराबर है ये इसके, 2 या 3 के। इसके अलावा पांचवा अगर प्रभावित करने वाला कारक की बात करेंगे तो उसमें आएगा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, देखिए पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है यानी क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था, इस पे भी जो है डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग। देखिए, ठोस पदार्थ है और वो बिल्कुल सूक्ष्म कणों में बटा हुआ है, छोटे छोटे कणों में बटा हुआ है ठोस पदार्थ, तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है क्योंकि प्रत्येक कण का जो है क्षेत्रफल काम आ रहा है। तो ठोस पदार्थ है और वो एकदम सूक्ष्म कणों में विभाजित है, चूर्ण बना हुआ है उसका, यूं समझ लीजिए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। ठीक है, समानुपाती होता है इसलिए। और 6 नंबर का जो कारक है, छठा कारक जो है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, तो विकिरण का मतलब कि किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणें, जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अंधेरे में नहीं होती है। तो ऐसी ही कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, वो अभिक्रियाएं संपन्न होती है तेजी से। लेकिन अगर प्रकाश की उपलब्धता कम है या नहीं है तो अभिक्रियाओं की जो दर है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो छठा कारक हो गया आपका विकिरण का प्रभाव। आगे बात समझे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात बोल रहा था कि आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आ जाता है, कोटि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया है कौन सी, कुछ वैल्यू दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि है। तो सबसे पहले इस चीजों को सोल्व करने के लिए हमें जरूरी है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसके बारे में बेसिक जानकारी हम ले लें, और कितने प्रकार की होती है अभिक्रिया की कोटि, क्या यूनिट हो सकता है, क्या चीज है ये। तो देखिए, जो प्रायोगिक रूप से जो है निर्धारित वेग समीकरण में जो अभिकारकों की सांद्रता है उनकी घातों का योग, मतलब कि कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो सैद्धांतिक रूप से फाइंड नहीं की जा सकती। ये प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है ये, और इसी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया को अगर A प्लस बी बराबर कोई CD बन रहा है उत्पाद, और वो आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है,
तो आप उसको नहीं बता सकते कि अभिक्रिया कोटि कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रायोगिक मान है, ये प्रैक्टिकल करने के बाद में ही पता चलता है। सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया को देखकर आप या किसी समीकरण के द्वारा आप ये नहीं बता सकते कि कोई समीकरण लिखा हुआ है जैसे H2 प्लस O2 और ये बन गया 2H2 2H2O। अब बताइए अभिक्रिया कौन सी, इस अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि क्या है? तो आप सैद्धांतिक रूप से यानी कि इसको देखकर नहीं बता सकते समीकरण को कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन प्रायोगिक रूप से आप इसकी अभिक्रिया की कोटि फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है मैं आपको बता दूंगा कि अभिक्रिया की कोटि कैसे पता करें हम। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि होती है जो क्रिया कारक हैं, ये क्रिया कारक है, क्रिया कारक से उत्पाद बना। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो इन क्रिया कारकों की सांद्रताओं का घात, इन उत्पादों की सांद्रताओं का घात का योग होता है, टोटल योग होता है, टोटल होता है। सपोज करो ये कोई अभिक्रिया है A प्लस 2B एरो और उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो अभिकारकों की सांद्रताओं का घात का योग कर सकते हो आप इसमें। ये चाहिए उत्पाद ना लें, उत्पादों की सांद्रताओं का योग कर लो, या फिर आप अभिकारकों की सांद्रताओं का योग कर लो। तो अपन ने कर लिया क्रियाकारकों की सांद्रताओं का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं का योग, अभिक्रिया की कोटि। R बराबर क्या होगा, K A की पावर 1 B की पावर 2। ठीक है, तो कोटि क्या हो गई इसकी कोटि हो गई 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब जो अभिक्रिया की कोटि है इसका मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य और भिन्न में हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और ये भिन्न में भी हो सकता है। भिन्न में ऐसे हो सकता है ये, जैसे मान लीजिए R बराबर K A की पावर 1/2 B की पावर 3/2, तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 इजिकल टू 4/2। भिन्न में आ गया, लेकिन अब इसको सोल्व करेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 कोटि आ जाएगा। कोटि को ऑर्डर भी बोलते हैं, 2 कोटि। तो ये पावर जो है भिन्न में भी हो सकती है। इस चीज को ऐसे समझो कि सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक, सैद्धांतिक रूप से हम इसको फाइंड क्यों नहीं कर सकते, प्रायोगिक रूप से हम इसका मान कैसे पता कर सकते हैं। इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका घर है और यहां से ये रोड जा रहा है, यहां से ये रोड जा रहा है स्कूल के लिए। तो आप जो है आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, और कितना टाइम लगता है आप यहां से यहां पहुंचने में। ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, तो यहां भीड़ हो गई गाड़ियों की, क्योंकि रास्ता जो है छोटा है, जाम हो गया रास्ता। आप स्कूल नहीं पहुंचे, तो स्कूल वालों ने घर पे फोन किया, आपसे बात करी, या आपको फोन किया, आपके पास मोबाइल है, आपसे पूछा कि आज आप स्कूल नहीं आए अभी तक, इतना टाइम कैसे? क्योंकि दिल्ली आप पहुंच जाते थे, स्पीड ज्यादा होती थी, सीधा रास्ता था, भीड़ नहीं होती थी, सीधा पहुंच गए स्कूल। तो आप उनको क्या जवाब दोगे? आप उनको जवाब दोगे कि सर मुझे नहीं पता कि मैं कब तक स्कूल पहुंचूंगा, क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, और वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो भीड़ है इस पे। मान लीजिए यहाँ पे भीड़ नहीं है तो आप सीधा जल्दी पहुंच जाओगे, यहाँ पे भीड़ कम है तो आप थोड़ा निकल जाओगे, और यहाँ भीड़ ज्यादा है तो आपको निकलने में टाइम लगेगा। तो अभी आप घर पे हो तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना क्राउड है। ये तो कब पता चलेगा आपको? जब आप यहां से निकल के जाओगे और यहां पहुंचोगे, फिर स्कूल जाओगे, तभी पता चलेगा टाइम कितना लगेगा। इट मीन्स ये प्रैक्टिकली हुआ
प्रैक्टिकली आप यहां गए और यहां से निकले तभी आपको पता चला कितना टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में, आप यहां से नहीं बता सकते। आई बात समझे? तो सेम ऐसा ही है, अभिक्रिया की कोटि ये है कि जो सांद्रता है, अणुओं की जो संख्या है जो टक्कर में भाग लेती है और वो जो उत्पाद बनाती है, तो ये तो प्रैक्टिकली ही फाइंड किया जा सकता है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि जो है प्रायोगिक मान है, ये प्रैक्टिकली पता किया जा सकता है। सैद्धांतिक थ्योरेटिकली हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सी अभिक्रिया देखकर कि इसकी अभिक्रिया की कितनी अभिक्रिया कोटि है। आगे बात समझे? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। एक चीज होती है अभिक्रिया की कोटि के साथ एक छोटा सा डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। अभिक्रिया की अणु संख्यता, अभिक्रिया की अणु संख्यता। तो अणु संख्यता अभिक्रिया में जो परमाणु, अणु, आयन की संख्या है जिसकी प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया की अणु संख्यता आणविकता भी कहलाती है। ये एक सैद्धांतिक धारणा है, ये सैद्धांतिक हम पता कर सकते हैं, ठीक है, टक्करों की संख्या को। ये हमेशा धनात्मक ही होगी, क्योंकि कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो टक्कर हो रही है, टक्कर हो रही है तो पॉजिटिव मान आएगा, ये तो है नहीं सकता माइनस में चला जाएगा, टक्कर ही नहीं हो रही, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना माइनस में होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब बात करें जैसे कि जैसे ये है एग्जाम्पल NH4 NO2, ये बना रहा है आपका N2 प्लस 2H2। तो इसको देख के पता चल रहा है कि ये एक अणु है, तो इसकी अणु संख्यता 1 हो गई। इसी प्रकार से 2HI H2 प्लस I2, तो इसको देख के पता है दो अणु है आपस में टकराएंगे, तो ये द्विपरमाणुकता हो गई, अणु संख्यता 2 हो गई, ठीक है। 2NO प्लस O2 ये बना 2NO2, तो यहां पे दो अणु ये है, एक अणु ये है, तो देख के पता चला है 3 अणु है, ठीक है। तो इसकी अणु संख्यता 3 हो गई। तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता चल गया होगा अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में, समझ गए? ये तो वेग व्यंजक की लगी घातों का योग है, वेग व्यंजक में लगी घातों का योग, जबकि ये जो है क्रियाकारकों की कुल संख्या है, ये अणुओं की कुल संख्या, कौन से अणुओं की? क्रियाकारकों की, ठीक है। ये एक प्रायोगिक धारणा है, ये एक सैद्धांतिक धारणा है। ये ताप और दाब पर निर्भर करती है, ये जो है ताप पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है, जबकि ये ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र रहती हैं। ये तो है नहीं कि ताप बढ़ा दिया अणुओं की संख्या बढ़ गई या दाब बढ़ा दिया बढ़ गई, वो तो अणु तो उतने जितने हैं उतने ही रहेंगे। ये धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये हमेशा धनात्मक ही होता है, ठीक है। ये प्रक्षेण में नहीं होती, हो सकती हैं जबकि ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, मुख्य अंतर अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में। हमारा फोकस अभिक्रिया की कोटि पे रहेगा। अब हम अभिक्रिया की कोटि के जो प्रकार हैं जीरो, उनके बारे में बात करेंगे, प्रकार जो हैं। तो स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले जो है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कि जो वेग है वो सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जीरो, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मानना अपन ने वेग स्थिरांक की गणना के लिए ए है, ये उत्पाद बना रहा है, ठीक है, ये उत्पाद बना रहा है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? आर, छोटा आर लिख लो चाहे बड़ा आर लिख लो, आर रेट यानी अभिक्रिया का वेग बराबर के, समानुपाती का चिन्ह जाएगा, के आया तो थोड़ी देर पहले आपको पता हो, ए की पावर 0, के 0 लगा देंगे शून्य कोटि के लिए,
अर्थात ये 0 है तो r बराबर k0, जो वेग है k0 के बराबर होगा, के नॉट बोल लो आप इसको, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। ये क्या है? ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इस पे ध्यान दें आप, इंपॉर्टेंट चीज है ये इकाई। तो इसके लिए आपको एक सामान्य जो k है इसकी इकाई पता होनी चाहिए। k की इकाई क्या होती है? k की इकाई बराबर मोल प्रति लीटर है, या यूं बोल दीजिए आप इसको, मोल लीटर यूनिवर्स की पावर 1 माइनस n। तो के की इकाई मोल प्रति लीटर, मोल लीटर यूनिवर्स एन की पावर 1 माइनस एम सेकेंड यूनिवर्स, ये होती है। यहां पे जो एन है, ये एन बराबर है अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा? शून्य कोटि के लिए हो जाएगा कि मोल लीटर यूनिवर्स की पावर 1 माइनस शून्य कोटि का मतलब 0, 1 माइनस 0 सेकेंड यूनिवर्स, एक में से 0 जाएगा तो यही बचेगा, यानी मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई हो गई। अब मैं जो बात कर रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो वो आपको पता चलेगा इसको देखकर। ये देखकर आप पता कर सकते हो कि वो शून्य कोटि की है। अगर उसकी क्वेश्चन के अंदर उसकी इकाई जरूर दे रखी होगी, हिंट देता है वो क्वेश्चन में, उस वैल्यू के आगे मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना उपरोक्त अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में एक एग्जाम्पल लेकर, अभी आप ध्यान दें इस चीज पे। या तो आप ये याद कर लें तीनों, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का और द्वितीय कोटि का। ठीक है, ये इकाई याद कर लो या फिर ये याद कर लो, फिर आप फाइंड कर लो ये चीजें, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि का, ये आ जाएगा। 0 रख दो यहाँ पे। अब देखो द्वितीय कोटि की बात करें, एग्जाम्पल तो आप देख ही लेना, इसके एग्जाम्पल प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बुक में, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, S2 प्लस Cl2 2HCl। इसी तरीके से ये है 2NH3 एरो मोलिब्डेनम N2 प्लस 3H2, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो प्रथम कोटि की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है, अब प्रथम कोटि के लिए क्या होगा? प्रथम कोटि के लिए यानी 1 होगा, अर्थात R समानुपाती 1 पावर R बराबर K1, 1 की पावर 1 आ गया। ठीक है, ये समीकरण होगा। क्लियर? अब इसमें इसका अवकलन समीकरण आप ये निकाल सकते हो, dA अपॉन dt बराबर K1 A1। ठीक है कि नहीं? अब इसमें अगर हम बात करें प्रथम कोटि की इकाई की, तो प्रथम कोटि की इकाई देखिए इस समीकरण के अंदर 1 रखो, ये वाला समीकरण यूज करेंगे अपन प्रथम द्वितीय शून्य कोटि के लिए। n बराबर यहां 1 रख दो,
तो मोल लीटर यूनिवर्स की पावर 1 माइनस 1 रख दिया, सेकेंड यूनिवर्स, तो क्या आ जाएगा? तो आपका आ गया ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पावर जीरो का मतलब है कि ये ऑल ओवर जीरो हो गया भैया। ठीक है, ये ऑल ओवर क्या हो गया? जीरो। तो बचा क्या? केवल सेकेंड यूनिवर्स। तो ये इकाई है प्रथम कोटि की। ठीक है, तो जहां आपको क्वेश्चन के अंदर आगे इकाई के जो मात्रक है वो सेकेंड यूनिवर्स लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना तुरंत कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 2N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2 ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। H2O2 H2O प्लस 1/2O2 ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। C2H4 प्लस H2 एरो C2H6 ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अब यहां पे हम बात करने वाले हैं द्वितीय कोटि की। ठीक है, तो द्वितीय कोटि में देखिए आप, सिंपल सी चीज है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। N इजिकल टू द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यहां पे R समानुपाती क्या हो जाएगा? A की पावर 2, R बराबर K2 A की पावर 2। ठीक है, अवकलित समीकरण हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर K2 A की पावर 2। अब देखिए यहां पे N इजिकल टू क्या है? 2 है, अभिक्रिया कोटि 2 है। इस समीकरण इस इकाई के अंदर रखो N बराबर 2, तो मोल लीटर यूनिवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड यूनिवर्स। तो एक में से 2 जाएगा तो आप जानते हैं माइनस का 1। क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 बच रहा है, तो इससे देखिए ये पावर की, ये जो पावर है माइनस की 1 आ रही है। ठीक है, माइनस की 1 आ रही है, तो फिर इसमें अपन क्या कर सकते हैं? इसमें ये क्या हो जाएगा? ये माइनस की 1 है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास क्या आया रिजल्ट, मोल लीटर यूनिवर्स और यहां माइनस की 1 पावर आई सेकेंड यूनिवर्स। अभी इसको सॉल्व करो आप, तो क्या हो जाएगी? मोल, यहां पे माइनस यूनिवर्स आ गया, मतलब मोल यूनिवर्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L1 प्लस में और सेकेंड यूनिवर्स, तो ऐसे की ऐसे रहेगा। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई हो गई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई ये है मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए है सेकेंड यूनिवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए मोल यूनिवर्स लीटर पावर 1 है और सेकेंड यूनिवर्स। तो इन इकाइयों को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, ठीक है, और कौन सी कोटि की नहीं है। एक यही तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो। बाकी जो है प्रायोगिक चीजें हैं, ये प्रायोगिक मान जो है प्रैक्टिकली चीज है, तभी पता चलता है जब आप प्रैक्टिकली करें, निकालें, इसको फाइंड करें। अब हम बात करेंगे समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण की। तो देखिए समाकलित जो वेग समीकरण है उसमें हम सबसे पहले शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है इसके लिए बात करेंगे कि इसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा। ठीक है, और उससे हमें पता चलेगा अर्धायुकाल वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, या सांद्रता की जो घातांक है वो शून्य है। तो सपोज किया कोई अभिक्रिया है R, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक मिलके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या हो गया?
इसके लिए वेग समीकरण हो गया आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया है के नॉट आर की पावर यानी क्रिया कारक की पावर 0। समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो आर है, आर की पावर 0, ये है 1 इकाई का मान है, 1 इकाई मान, 1 इकाई मान होता है। तो वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो ये इसका मान 1 रखेंगे, यहां पे रखो, तो क्या हो जाएगा k0 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, एक को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा k0। ठीक है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, या माइनस डी आर बराबर k0 dt। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब दोनों तरफ क्या करें, समाकलन करें। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ अपन ने समाकलन किया इसका, तो देखो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहां तो ये हो गया समाकलन dt बराबर t और माइनस डी आर जो है इसका हो गया r। तो चूंकि क्या हो गया, ये r बराबर माइनस k0 t प्लस c। समीकरण नंबर 3। ये जो c है ये समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, ये समाकलन स्थिरांक है। तो अब बात करें अपन t बराबर 0 पे, टाइम जो है 0 है, इस पे अभिकारक की सांद्रता मतलब r की सांद्रता, r की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, ये होगी r नॉट। ठीक है, जहां r नॉट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तो समीकरण नंबर 3 में ये मान रखें, t का मान 0 रखें, r का मान 10 रखें, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 में रखने पर r नॉट ब्रैकेट का मतलब सांद्रता बराबर माइनस k0 इंटू टी का मान रख दिया 0 प्लस c, यही होगा। चूंकि इस 0 को इस माइनस k0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑल ओवर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका r0 बराबर c, ये बचेगा। अब c का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। c का मान आ गया ना, तो ये यहां रखो। अगर ये यहां रखें तो क्या बन जाएगा समीकरण, c का मान 3 में रखने पर r बराबर माइनस k0। ठीक है, t का t0 k ये हो जाएगा मतलब माइनस k0 t प्लस c का मान क्या है r नॉट, बड़ा ब्रैकेट लगा के। आई बात समझे, ये शून्य कोटि अभिक्रिया समीकरण हो गया समीकरण नंबर 4 शून्य कोटि के लिए। आई बात समझे, यहां से अपन ये भी निकाल सकते हैं के डी, ऐसे कर सकते हैं, या फिर या करके के नॉट टी इधर आया तो प्लस में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बराबर आर नॉट माइनस आर। ठीक है, यहां से केवल k0 शून्य कोटि का वेग स्थिरांक निकालें, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक है ये, बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी आ जाएगा। तो ये शून्य कोटि का वेग स्थिरांक की गणना हो गई। ठीक है,
अब इसको अगर ग्राफ में डालेंगे तो एक ग्राफ बनेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ये टाइम टी, यहां पे आर है इस तरफ टाइम, शून्य कोटि की ये 0, यहां से स्टार्ट होगा ये, तो इसका जो ढाल होगा, इसका ढाल होगा किसके बराबर, -k के बराबर। और अंतःखंड इसका होगा, अंतःखंड, इसका अंतःखंड किसके बराबर होगा, इसके बराबर, r0 के बराबर, ये अंतःखंड होगा इसका। आई बात समझे? तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और उसका ये ग्राफ है। अब अगर इसके अर्ध आयुकाल की बात करें तो अर्ध आयुकाल के लिए देखिए, मैं इस तरह बता देता हूं, शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या निकाला अपन ने, देखो ये रहा, यही है, इसको यहां से वापस लिख देता हूं मैं, के वेग स्थिरांक k0 मतलब शून्य कोटि के लिए r0 माइनस r अपॉन टी है, ठीक है। तो अब यहां पे अर्ध आयुकाल का मतलब हाफ टाइम, अर्ध आयुकाल मतलब हाफ टाइम, हाफ टाइम का मतलब हो गया टी का हाफ क्या हुआ, टी का हाफ हो गया 1/2, है कि नहीं, 1/2 आधा। तो हाफ टाइम पर आर बराबर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आर की सांद्रता भी, क्रियाकारक की सांद्रता भी आर, ये हो जाएगा। अर्ध आयुकाल का मतलब टाइम भी आधा, सांद्रता भी आधी। तो टी की जगह तो ये रखेंगे आधा समय, और सांद्रता आर की जगह ये रखेंगे, रिएक्टेंट में आधा सांद्रता। तो ये मान जब यहां रखे अपन ने k0 बराबर, ये हाफ क्यों किया, क्योंकि सांद्रता भी तो आधी हो जाएगी ना अर्ध आयुकाल के अंदर। अर्ध आयुकाल का मतलब ही होता है कि आधा जीवन, यानी सांद्रता आधी। तो सांद्रता आधी अपन ने कर दी, इसकी मान रख दिया r0 माइनस r0 बाई 2, ठीक है ना, इसका आधा करना ना, आर का आधा, और टाइम अपॉन टाइम भी इसकी जगह क्या आ जाएगा, t 1/2, ठीक है। तो यहां से अब अर्ध आयुकाल निकाल सकते हो आप, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्ध आयुकाल हाफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब इसको गौर से देखें आप, ये r ब्रैकेट 0/2 है, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका r0 अपॉन 2 k0, एलसीएम ले लो, यहां पे एलसीएम लेने पर हुआ है ये एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, ये अर्ध आयुकाल हो गया शून्य कोटि का, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो अर्ध आयुकाल है शून्य कोटि के लिए, अर्ध आयुकाल समानुपाती होता है किसके, r0 मतलब r0 के। अर्ध आयुकाल जो है प्रारंभिक सांद्रता, ये r0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक सांद्रता है ये। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है t बराबर 0 पे जो सांद्रता होगी वो ये है r0, ठीक है कि नहीं। t बराबर 0 मतलब टाइम 0 है तो फिर प्रारंभिक सांद्रता हो गई। ये इसमें ग्राफ खींचेंगे सांद्रता और टाइम के अर्धायुकाल के बीच में, सांद्रता c और t 1/2 के बीच में, तो एक सीधी लाइन आएगी, ठीक है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अर्धायुकाल भी बढ़ेगा। ये शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल है। आगे बात समझ में। चलो अब प्रथम कोटि के लिए बात करते हैं।